मेरे पिता ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक लोमड़ी को पकड़कर घर ले आए और उसके साथ रात बिताई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक ही रात में वह लोमड़ी एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल जाएगी। मेरे पिता डर के मारे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे, लेकिन उस औरत ने न तो गुस्सा किया और न ही जाने की बात की, बल्कि उसने कहा कि यह सब रोज होना चाहिए और कभी रुकना नहीं चाहिए। इसी तरह मेरी लोमड़ी माँ मेरे साथ गर्भवती हो गई। कई साल बाद जब मैं पहाड़ पर लकड़ियां काटने गया तो मैंने देखा कि एक विशाल अजगर एक घायल छोटी लोमड़ी को जकड़े हुए था। मेरे पास सोचने का भी समय नहीं था। मैंने अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दी, जो सीधे अजगर के सिर पर जाकर लगी। अजगर कुछ देर तड़पा और फिर मर गया। छोटी लोमड़ी की जान तो बच गई, लेकिन वह भी लगभग मरने की हालत में थी। मैं उसे तुरंत घर ले आया और शराब से उसके घाव साफ किए। ज्यादा समय नहीं बीता था कि वह फिर से दौड़ने कूदने लगी। उसके बाद वह छोटी लोमड़ी एक पालतू कुत्ते की तरह मेरे घर से जाने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन मैं तो एक अनाथ था, न माँ थी न बाप। खुद का पेट भरना भी मुश्किल था। मैंने कई बार उसे वापस जंगल में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर रात वह लड़खड़ाते हुए वापस आ जाती। कभी उसके मुंह में जंगली फल होते, कभी जंगली खरगोश और कभी जंगली मुर्गी। तभी मुझे समझ आया कि वह मुझे बताना चाहती है कि वह अपना खर्च खुद उठा सकती है। तब जाकर मैंने उसे अपने पास रख लिया। उसके बाद वह मेरी छोटी साथी बन गई। मैं लकड़ियां काटने जाता तो वह साथ जाती, मैं भेड़ें चराने जाता तो वह भी साथ होती। यहाँ तक कि जब मैं पढ़ाई करता तब भी वह चुपचाप मेरे पास लेटी रहती। लेकिन ये खुशहाल जिंदगी मेरे 12वीं के साल अचानक खत्म हो गई। एक दिन छोटी लोमड़ी बिना कुछ बताए गायब हो गई। मैं रात होने तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह वापस नहीं आई। उसकी जगह एक बूढ़ी औरत मेरे घर आई। वह लाठी के सहारे चल रही थी और उसके चेहरे पर दयालु मुस्कान थी। उसने कहा, बेटा, मैं अपनी पोती को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? मैंने पूछा, आपकी पोती कौन है? वह बोली, कुछ साल पहले मैं बाहर गई थी और घर की जिम्मेदारी अपनी पोती को देकर गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो वह गायब थी। लोगों ने कहा कि वह तुम्हारे घर में रहती है। उसकी बात सुनते ही बूढ़ी औरत ने अजीब सी आवाज निकाली, लगातार सिर हिलाती रही और मेरी रसोई की तरफ घूरने लगी। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया तो देखा कि छोटी लोमड़ी वहीं बैठी हुई थी। वह बूढ़ी औरत की तरफ पूंछ हिला रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। याद रहे, यह पहली बार था जब उसने किसी दूसरे इंसान के सामने खुद को दिखाया था। बूढ़ी औरत कुछ देर हंसी और फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। उसी रात छोटी लोमड़ी हमेशा की तरह मेरे पेट पर सिर रखकर सोई, लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह गायब थी। मैं बिस्तर से उठा तो देखा कि मेज पर एक लाल रंग का दुपट्टा जैसा कपड़ा रखा था। उसके अंदर एक औरत के काले बालों का गुच्छा था, जिसे लाल कागज से लपेटा गया था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि यह किस काम की चीज है, इसलिए मैं उसे लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, यह तो किसी लड़की का प्रेम संकेत है, इसे लेकर तुम उसके घर शादी का प्रस्ताव भेज सकते हो। जल्दी बताओ, वह लड़की कौन है? मैं वहीं स्तब्ध रह गया। क्या यह छोटी लोमड़ी मेरे लिए छोड़कर गई थी? लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस दिन के बाद छोटी लोमड़ी फिर कभी वापस नहीं आएगी। उसके जाने के बाद मेरा दिल खाली खाली रहने लगा। हर दिन खाने और सोने के अलावा मैं उसे पूरे जंगल और पहाड़ों में ढूंढता रहता, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। मुझे तो यहाँ तक लगने लगा कि शायद किसी शिकारी ने उसे पकड़ लिया है। लगभग 15 दिन तक खोजने के बाद भी मुझे वह नहीं मिली। तब मैं पूरी तरह निराश हो चुका था और सोचने लगा था कि अब उससे कभी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन 15 दिन बाद एक रात मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे घर के बाहर बैठकर रो रही है। मैं भौहें सिकोड़कर उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ है। उसने अचानक सिर उठाया और डरावनी आवाज में बोली, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ, मेरा पोता गायब हो गया है। तुमने उसे देखा है ना? मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पिछली बार पोती को ढूंढ रही थी और इस बार पोते को, और दोनों बार मेरे पास ही क्यों आई? मैंने जल्दी से सिर हिलाकर कहा कि मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन बूढ़ी औरत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। वह बोली, तो 6 साल पहले क्या तुमने मेरे पोते को देखा था? उसकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे वह मुझसे जवाब मांग रही हो। मैं काफी देर सोचता रहा और मन ही मन यही समझा कि यह बूढ़ी औरत शायद पागल है। यह सुनकर वह कुछ नहीं बोली, बस मुझे घूरते हुए मुस्कुराती रही। उसकी वह रहस्यमयी मुस्कान देखकर मैं डर गया और पीछे हटा हुआ भागकर गांव के मुखिया के घर पहुंच गया। हाँफते हुए मैंने उसे सारी बात बता दी। मुखिया मुंह में बीड़ी दबाए बैठा था। मेरी बात सुनकर वह अचानक ठिठक गया और फिर मेरे पीछे इशारा करते हुए बोला, जिस औरत की बात कर रहे हो क्या वह यही है? मेरी पीठ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैं कांपते हुए पीछे मुड़ा और देखा कि वही बूढ़ी औरत बिना कोई आवाज किए मेरे पीछे खड़ी थी। मैं डर कर तुरंत मुखिया के पीछे छिप गया। मुखिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम किस गांव की हो बुढ़िया? रात को एक छोटे बच्चे को डराना ठीक नहीं है। बूढ़ी औरत ने बस भारी आवाज में कहा, मैं अपने पोते को ढूंढने आई हूँ। उसके बाद गांव का मुखिया उससे चाहे जितना पूछता रहा, वह सिर्फ मुस्कुराती रही। आखिर मुखिया घर के अंदर गया और 2 अंडे लाकर उसके हाथ में थमा दिए। ये लो और यहाँ से निकल जाओ, आगे से मेरे इलाके में आकर लोगों को मत डराना। लेकिन बूढ़ी औरत ने अंडों को देखा और गुस्से में जमीन पर पटक दिया। फिर वह चीखते हुए मेरी तरफ उंगली दिखाकर बोली, इसने मेरे पोते को मार डाला है, मैं जिंदगी भर इसका पीछा करूंगी। ये सुनते ही मुखिया का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत मुझे आंगन की बत्ती जलाने को कहा। मैं भाग कर गया और रस्सी खींचकर बत्ती जला दी। दरवाजे के सामने रोशनी फैलते ही मैंने साफ देखा कि बूढ़ी औरत के कंधे पर एक लाल रंग का जहरीला सांप लिटा हुआ था। उसकी 2 जहरीली दांत बाहर निकली हुई थी और वह मुझे घूर रहा था। मुखिया भी घबरा गया। उसने धीरे से मुझसे पूछा, मेरी नजर कमजोर है, जरा देख तो उस बूढ़ी औरत की परछाई है या नहीं। यह सुनकर मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। वह बिल्कुल सीधी खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे सचमुच कोई परछाई नहीं थी। मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया और बस सिर हिला दिया। तभी मुखिया ने अचानक जोर से कहा, बेटा डर मत, मेरे घर में एक पुश्तैनी तलवार रखी है, जल्दी जाकर ले आ। मैं कांपते हुए घर के अंदर भागा, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी मुझे कोई तलवार नहीं मिली। जब मैं बाहर आकर कहने वाला था कि कुछ नहीं मिला, तब तक बूढ़ी औरत दूर जा चुकी थी। मुखिया ने घबराकर मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। फिर बोला, पगले कैसी तलवार? मैंने उसे बहलाने के लिए झूठ बोला था, तेरे पीछे कोई अशुभ चीज पड़ गई है। इतना कहकर उसने घर की बत्ती बुझा दी और
धीरे से पूछा कि क्या मैंने पहाड़ पर किसी चीज को नुकसान पहुंचाया था। मैंने बहुत सोचा, बचपन से लेकर अब तक मैंने किसी इंसान का बुरा नहीं किया था। तभी मुझे 6 साल पहले की बात याद आई, जब मैंने उस छोटी लोमड़ी को बचाने के लिए एक सफेद सांप को कुल्हाड़ी से मार दिया था। मैंने ये बात मुखिया को बताई। ये सुनकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। अरे मूर्ख लड़के, पहाड़ों में रहने वाली चीजों को ऐसे थोड़ी मारते हैं, अब तू बड़ी मुसीबत में है। उसने कहा कि अगली सुबह वह मुझे एक जानकार आदमी के पास ले जाएगा और आज रात मुझे उसके घर में ही सोना होगा। साथ ही चेतावनी दी कि रात में चाहे कोई भी आवाज दे, जवाब नहीं देना। उस रात मैं सचमुच चुपचाप लेटा रहा, लेकिन करीब आधी रात, शायद 11 बजे, बाहर से सरसराहट की आवाज आने लगी। उसके बाद वही बूढ़ी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो एक झुकी हुई परछाई घर के बाहर घूम रही थी। चलते चलते वह अचानक खिड़की पर आकर चिपक गई, जैसे मुझे ढूंढ रही हो। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पाया। तभी बगल वाले कमरे से मुखिया की आवाज आई, सिर कंबल में छिपा ले, मत देख। वह रोने की आवाज कभी पास आती, कभी दूर जाती रही। आखिर सुबह करीब 3 बजे जाकर सब शांत हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं कंबल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर मैंने एक भयानक सपना देखा। सपने में वही सफेद सांप था जिसे मैंने मारा था। उसका शरीर खून और मांस से लथपथ था। वह मुझे घूर रहा था और इंसानों की भाषा में कह रहा था, मुझे मेरी जान वापस दे। मैं चीख मारकर बिस्तर पर बैठ गया। तब तक सुबह हो चुकी थी। मुखिया मेरे सिरहाने खड़ा था और मुझे जल्दी उठने को कह रहा था ताकि वह मुझे दूसरे गांव के एक जानकार आदमी के पास ले जा सके। लेकिन उसी रात वह पागल बूढ़ी औरत फिर आ गई। वह फिर खिड़की पर चिपकी हुई मुझे देकर मुस्कुरा रही थी। मुखिया हाथ में चाकू लेकर बाहर भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। बाद में अगरबत्ती जलाना, कागज जलाकर माफी मांगना, सब बेकार गया। सबसे डरावनी बात तो ये हुई कि अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं पहाड़ पर एक बड़े पेड़ के नीचे पड़ा था और वही जगह थी जहाँ मैंने सालों पहले उस सफेद सांप को मारा था। इस तरह 3 दिन तक मैं मुखिया के घर में छिपा रहा। हर उपाय आजमाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुखिया भी इतनी परेशानी से थक चुका था। मैं उसे और मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए चौथे दिन सुबह उसकी बात न मानते हुए चुपचाप अपने घर लौट आया। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि घर पहुंचते ही मुखिया भी हाँफता हुआ पीछे पीछे आ गया। उसके हाथ में एक फावड़ा था। वह बोला, पगले, मैं कैसे देख सकता हूँ कि तू अकेला मरने जा रहा है। आज चाहे जो हो जाए, मैं इस मुसीबत को खत्म करके रहूंगा। फिर उसने गंभीर नजरों से मेरी तरफ देखा। बेटा, अब मैं तुझसे सच नहीं छिपाऊंगा। लियू परिवार तुझसे बदला लेने आया है। अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मैं घबरा कर बोला, ये लियू परिवार और हु परिवार क्या है? मैंने तो कभी इनके बारे में नहीं सुना। मुखिया बोला, हु, हुआंग, बाई, लियू और हुई, ये सब पुराने आदमी परिवार हैं। जिस सांप को तूने मारा था और जो अब तेरा पीछा कर रहे हैं, वे लियू परिवार से हैं। और जिस छोटी लोमड़ी को तूने बचाया था, वह हु परिवार की थी। अब सिर्फ वही लोग तेरी मदद कर सकते हैं। मैं डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मुखिया ने सिर हिलाया। इंसानों और आत्मिक जीवों की दुनिया अलग होती है। मैं नहीं चाहता था कि तू इस रास्ते पर जाए, लेकिन अब हमारे सारे उपाय खत्म हो चुके हैं। वह लाल कपड़ा अभी भी तेरे पास है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वह बोला, बहुत अच्छा, यह हु परिवार की किसी लड़की की निशानी है। इसे साथ लेकर जाओगे तभी उन्हें ढूंढ पाओगे। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर आंगन से अचानक अनगिनत सरसराहट की आवाजें आने लगी। मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत पास रखी बड़ी छुरी उठा ली। हम दोनों अभी मुख्य कमरे तक पहुंचे ही थे कि एक डरावना दृश्य सामने आया। वही बूढ़ी औरत रास्ते पर खड़ी थी और उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मेरे पैर जवाब देने लगे। मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा, आंखों में आंसू भर आए। तभी मुखिया ने मुझे पकड़कर वापस खींच लिया और भारी मेज से दरवाजा अड़ा दिया। फिर चिल्लाकर बोला, बेटा ध्यान से सुन, अगर हु परिवार सामने नहीं आया तो हमारा गांव भी नहीं बचेगा। उसने पिछली खिड़की की तरफ इशारा किया। खिड़की से निकल जाओ, निशानी साथ लो और सीधे दक्षिणी पहाड़ के कब्रिस्तान की तरफ भागो। रास्ते में चाहे कुछ भी सुनो, पीछे मुड़कर मत देखना। इस बीच बाहर सांपों का झुंड दरवाजे पर जोर जोर से टकरा रहा था। कुछ छोटे सांप तो दरवाजे की दरारों से अंदर घुसने भी लगे थे। मुखिया ने दांत भींच लिए और पूरे शरीर से दरवाजे को थाम लिया। मैं उस बूढ़े आदमी को देख रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने जल्दी से वह लाल कपड़ा सीने से लगाया, पिछली खिड़की को लात मारकर खोला और अंधेरी रात में दौड़ पड़ा। मैं ज्यादा दूर भी नहीं भागा था कि पीछे से तेज सरसराहट सुनाई दी। एक लाल रंग का जहरीला सांप मेरा पीछा कर रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह लगभग मेरे पैरों तक पहुंच गया था। मेरा दिल बैठ गया। तभी मेरा पैर फिसला और मैं आगे की तरफ गिर पड़ा। उसी पल बगल की झाड़ियों से एक सफेद परछाई बिजली की तरह बाहर निकली। उसके मुंह से जानी पहचानी लोमड़ी की आवाज निकली। मैंने ध्यान से देखा तो वह वही छोटी सफेद लोमड़ी थी, लेकिन अब उसकी 2 पूंछ थी। वह बिना डरे उस जहरीले सांप पर टूट पड़ी और उससे लड़ने लगी। मैंने देखा कि दोनों आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। ये देखकर मैंने तुरंत अपनी लकड़ी काटने वाली बड़ी छुरी उठाई और उनकी मदद करने के लिए दौड़ने लगा। लेकिन तभी छोटी लोमड़ी ने अचानक उस जहरीले सांप की पूंछ अपने मुंह में दबोच ली और पलक झपकते ही उसे घसीटते हुए काले घने जंगल के अंदर गायब हो गई। मैं उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन जंगल इतना अंधेरा था कि रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रात की ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे नाक में एक जानी पहचानी खुशबू पहुंची। ये वही खास खुशबू थी जो हमेशा छोटी लोमड़ी के शरीर से आती थी। उसी पल मुझे सब समझ में आ गया। वह कभी कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी, वह सचमुच एक लोमड़ी देवी थी। उसे दोबारा देखने के बाद मेरे दिल का काफी डर खत्म हो गया, लेकिन मेरे पास रुकने का समय नहीं था। गांव के मुखिया दादा अभी भी मेरी वजह से खतरे में थे और मुझे उनकी जान बचानी थी। मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर दक्षिणी पहाड़ की तरफ दौड़ना जारी रखा। अपनी जिंदगी में मैं कभी इतना तेज नहीं भागा था। कानों के पास हवा सीटी मार रही थी और मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बर्फ जैसा ठंडा जीव मेरे पैरों के पीछे पीछे रेंग रहा हो। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर सका और बस चांदनी की हल्की रोशनी के सहारे भागा रहा। ये गांव की निषिद्ध जगह थी जहां आमतौर पर कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। जितना ऊपर चढ़ता गया रास्ता उतना ही सुनसान और डरावना होता गया। चारों तरफ टूटे पत्थर और बिना नाम वाली पुरानी कब्रें दिखाई दे रही थीं। तभी अचानक मेरे पीछे से गांव के मुखिया दादा की आवाज आई, बेटा एक बार पीछे मुड़कर अपने दादा को तो देख
देख मेरे कदम अचानक धीमे पड़ गए और दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद दादा सचमुच वहाँ से बचकर निकल आए हैं। मैं लगभग पीछे मुड़ने ही वाला था कि अचानक मुझे उनकी चेतावनी याद आ गई, रास्ते में चाहे कुछ भी सुनो, पीछे मत देखना। वह आवाज लगातार मेरे करीब आती जा रही थी। मुझे तो ऐसा भी महसूस होने लगा कि कोई मेरे गर्दन के पास ठंडी सांसें छोड़ रहा है। मैं डर के मारे पागलों की तरह और तेज भागने लगा। आखिरकार मैं एक भयानक और सुनसान कब्रिस्तान में पहुंच गया। तभी सामने से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बाल संवार रहा हो। चांदनी की हल्की रोशनी में मैंने देखा कि सामने एक कब्र के ऊपर सफेद कपड़े पहने एक आकृति बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की कंघी थी और वह धीरे धीरे अपने बहुत लंबे बालों को संवार रही थी। उसके काले बाल जमीन तक घिसट रहे थे और वह पीठ करके चुपचाप बैठी हुई थी। तभी वह सफेद आकृति धीमी आवाज में बोली, लड़के मेरे बाल देखो, क्या ये सुंदर है। उसकी आवाज सुनते ही मेरा पूरा शरीर जम गया। तभी मुझे डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ। वह मेरी तरफ पीठ करके नहीं बैठी थी, बल्कि शुरू से ही मेरी तरफ मुंह करके बैठी थी। अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर लटक रहे बिखरे बालों को हटाया और एक सफेद डरावना चेहरा सामने आ गया। यह दृश्य देखते ही मेरे पैरों से ताकत निकल गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय मेरी बाहों में दबा लाल कपड़ा और बालों का गुच्छा भी लुढ़कर बाहर गिर गया। वह महिला आत्मा अचानक चीख उठी और मेरी तरफ झपट पड़ी। उसी समय पीछे की झाड़ियों से वह लाल जहरीला सांप भी निकल आया और अपने जहरीले दांत दिखाते हुए सीधे मेरे गले की तरफ बढ़ा। मेरे सामने भूत और पीछे सांप था। मेरे हाथ में सिर्फ लकड़ी काटने वाली छुरी थी। उस पल मुझे लगा कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। लेकिन ठीक उसी समय जमीन पर पड़ा लाल कपड़ा अचानक लाल रोशनी से चमक उठा। उसके अंदर रखा काले बालों का गुच्छा बिना हवा के अपने आप जलने लगा और फिर धुएं की एक पतली लकीर बनकर आसमान की तरफ उड़ गया। ऐसा लगा जैसे समय उसी पल रुक गया हो। हवा में झपटी हुई वह महिला आत्मा अचानक किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई और दर्द भरी चीख मारने लगी। वह डर कर चिल्लाई, हूँ परिवार की पवित्र अग्नि, जैसे उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख लिया हो। अगले ही पल वह काले धुएं में बदल गई और तेजी से वापस अपनी कब्र में घुस गई। वहीं वह भयानक लाल सांप भी अचानक अपनी सारी ताकत खो बैठा। वह धप से जमीन पर गिर पड़ा और डर के मारे अपना सिर मिट्टी में छिपा लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसमें भागने की भी हिम्मत नहीं बची थी। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरी पीठ पसीने से भीग चुकी थी और मैं अभी तक इस भयानक घटना से उबर नहीं पाया था। तभी अचानक एक ठंडी हवा उठी। उसके साथ एक भारी और लयबद्ध ढोल जैसी आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगी। अगले ही पल आसमान से सफेद कागज के नोट उड़ने लगे, जैसे बर्फबारी हो रही हो। दूर काले जंगल के अंत में अचानक दो सफेद लालटेन जल उठी। वे हवा में झूलती हुई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वे करीब आईं, घने कोहरे के बीच से एक सफेद पालकी दिखाई देने लगी। मेरा दिल धड़क उठा। मुझे लगा कि अभी जो धुआं आसमान में गया था, शायद उसी ने हूँ परिवार को खबर पहुंचा दी है और यह उनकी मदद के लिए आई पालकी है। मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मैं कुछ ही कदम चला था कि पालकी के दूसरी तरफ के अंधेरे से एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम कहाँ हो? बाहर आओ और पालकी में बैठ जाओ, दादी तुम्हें घर छोड़ देगी। यह आवाज हवा के साथ मेरे कानों तक पहुंची और मैं तुरंत पहचान गया कि यह उसी पागल बूढ़ी औरत की आवाज थी। वह बोलते बोलते मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने चमकते हुए लाल कपड़े को कसकर पकड़ लिया और एक कब्र के पत्थर के पीछे छिप गया। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी जले बालों की गंध सूंघ चुकी थी और उसी गंध का पीछा करते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। आखिरकार उसके काले कपड़े वाले जूते मेरे छिपने की जगह के ठीक सामने आकर रुक गए। वह डरावनी आवाज में बोली, छिप जा, देखती हूँ कब तक छिपेगा। फिर वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और हवा सूंघती हुई मेरे बेहद करीब आ गई। कुछ पल ऐसे ही बीते। फिर उसने ठंडी आवाज में नाक से फुंकार भरी, मुड़ी और वहां से चली गई। जब उसकी परछाई पूरी तरह गायब हो गई, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। मुझे गांव के मुखिया दादा की बात याद आई। मैं उस धुंधली पहाड़ी पगडंडी पर आगे बढ़ता गया। आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मुझे वह विशाल पेड़ मिल गया जिसके बारे में दादा ने बताया था। पेड़ के पीछे खोजने पर मुझे एक पत्थर की शिला दिखाई दी जिस पर हूँ परिवार के पूर्वजों का नाम खुदा हुआ था। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। पत्थर की उस शिला के सामने मैं घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से लाल कपड़ा उठाकर 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। अगले ही पल अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। सूखे पत्ते हवा में उड़कर मेरे चारों ओर घूमने लगे। तभी मेरे पीछे एक महिला की आवाज सुनाई दी, हम तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहे थे, तुम आ गए हो, मेरे साथ चलो। मैं तुरंत खड़ा हुआ और सम्मान से झुकर उसे प्रणाम किया। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम दौर है, मैं हूँ परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ, मैं खास तुम्हें लेने आई हूँ। आगे चलकर हम एक ही परिवार के सदस्य बन जाएंगे, इसलिए इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली और उसका धन्यवाद किया, लेकिन उसने हाथ हिलाकर कहा, धन्यवाद मुझे नहीं, हमारी दूसरी राजकुमारी को देना। उसी ने जिद की थी कि मैं तुम्हें लेने आऊं, नहीं तो मुझे आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह मुस्कुराई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, लिंगर कौन है? वह हंसकर बोली, लिंगर वही है जिसे तुम छोटी लोमड़ी कहते हो, हमारे परिवार की सबसे प्यारी बेटी। जब तुम्हारी शादी की रात होगी तब तुम उसे देख लोगे। यह सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सचमुच वह छोटी लोमड़ी ही थी। जैसे ही उसने शादी की बात की, मेरा चेहरा लाल हो गया। यह देखकर वह और ज्यादा खुश हो गई। उसने कहा, हमारे यहाँ नियम है कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख सकते। देखो तुम कितने बेचैन हो, चिंता मत करो, 6 साल तक तुम्हारे साथ रहने वाली हमारी राजकुमारी लिंगर ऐसी सुंदर लड़की है जिसे देखकर हजारों लड़के दीवाने हो जाते हैं। ये सुनकर मेरा चेहरा और भी लाल हो गया और मैं चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। आगे पूरे रास्ते हम दोनों ज्यादा नहीं बोले। काफी देर चलने के बाद अचानक सामने एक छोटा सा महल जैसा स्थान दिखाई दिया जो रोशनी से जगमगा रहा था। दरवाजे पर नौकर खड़े थे। मैं द्वार के पीछे पीछे अंदर जाने लगा। तभी मेरी नजर सामने वाली इमारत की दूसरी मंजिल पर गई। वहाँ खिड़की के पास कोई मुझे देख रहा था। ध्यान से देखने पर लगा कि वह लाल शादी के कपड़ों में एक लड़की थी जिसके सिर पर सुंदर मुकुट जैसा आभूषण था। वह चुपके से मुझे देख रही थी, लेकिन जैसे ही हमारी नजरें मिली, वह शर्माकर तुरंत अपने चेहरे को आसीन से ढककर छिप गई। मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या वह सचमुच छोटी लोमड़ी है? लेकिन
मैं अपनी उत्सुकता दबाकर दौड़ के साथ अंदर चला गया। जैसे ही कमरे में पहुंचा मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तभी मेरी नजर एक बूढ़ी महिला पर पड़ी और मैं चौंक गया। ये वही दादी थी जो कई साल पहले मेरे घर अपनी पोती को ढूंढने आई थी। द्वार ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये हमारी माता जी हैं। मैंने तुरंत सम्मान से झुककर उन्हें प्रणाम किया। बूढ़ी महिला मुस्कुराई। उसके चेहरे पर दयालुता तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक ऐसा रौब था जिससे हर कोई सम्मान करने लगे। इसके बाद द्वार ने मुझे वहाँ बैठे बाकी लोगों से भी मिलवाया। जब हम सब बैठ गए तब बूढ़ी महिला बोली, द्वार बाहर जाओ और दरवाजे पर नजर रखो। लियू परिवार के लोग आसपास हैं, हम उनका स्वागत नहीं करते, उन्हें अंदर मत आने देना। भोज तैयार है, बाकी सब लोग जाकर बैठ जाएं। थोड़ी ही देर में कमरे में सिर्फ मैं और बूढ़ी महिला रह गए। तभी उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। जब तक तुम्हारी शादी पूरी नहीं हो जाती दुश्मन कभी भी बीच में रुकावट डाल सकता है। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए हम पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमारे परिवार के भी कुछ नियम हैं। शादी से पहले आने वाली मुश्किलों का सामना तुम्हें खुद करना होगा। क्या तुम ये समझते हो? मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर भी सिर हिलाकर बोला, मैं समझता हूँ। अगर इससे मेरे दादा की जान बच सकती है तो मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर बूढ़ी महिला के शरीर में हल्का सा कंपन हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा सचमुच जो व्यक्ति हो परिवार का दामाद बनने योग्य हो वह साधारण नहीं हो सकता। मुझे तुम पर भरोसा है। इसके बाद उन्होंने नौकरों को बुलाया। मुझे दूल्हे के कपड़े पहनाए गए, सिर पर शादी की टोपी रखी गई और लाल रंग का शानदार वस्त्र पहनाया गया। फिर मुझे एक लाल पालकी में बैठा दिया गया। पालकी अभी गली में कुछ ही दूर गई थी कि अचानक बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। अरे यहाँ शादी हो रही है क्या? जैसे ही ये आवाज आई पालकी तुरंत रुक गई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। तभी बाहर खड़ी द्वार गुस्से से चिल्लाई, बकवास बंद कर। हूँ परिवार की सीमा में आकर बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी पता नहीं कहाँ से एक लाल सांप बिजली की तरह निकला और सीधा पालकी के अंदर घुस आया। उसने मेरी कलाई पर जोर से काट लिया। दर्द से मैं जोर से चीख पड़ा। उसके बाद मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। मुझे बस इतना याद है कि हूँ परिवार के लोग मुझे संभाल कर एक बड़े हॉल में ले गए। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया। चारों तरफ लाल रंग की शादी की सजावट थी और दीवारों पर शुभ चिन्ह लगे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बिस्तर था जिस पर लाल घूंघट ओढ़े एक दुल्हन बैठी हुई थी। तब मुझे समझ आया कि यह हमारा विवाह कक्ष है। मुझे अचानक अपनी कलाई का घाव याद आया। मैंने जल्दी से कपड़े हटाकर देखा। वहाँ सिर्फ 2 हल्के दांतों के निशान बचे थे और किसी ने पहले ही दवा लगा दी थी। उसी समय मुझे गांव के मुखिया दादा की याद आई। मैं सोचने लगा कि मेरी शादी तो हो रही है, लेकिन पता नहीं गांव में सांपों का हमला रुका या नहीं। मैं तुरंत बिस्तर से कूदकर बाहर जाने लगा। तभी दुल्हन की आवाज आई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने जल्दी से जवाब दिया, मुझे अपने गांव के मुखिया दादा के पास जाना है, पता नहीं वहाँ क्या हालत होगी। ये कहकर मैंने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला बाहर द्वार खड़ी दिखाई दी। उसने मुझे तुरंत रोक लिया और बोली, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम अभी इस कमरे से बाहर निकले तो हमारी लिंगर का क्या होगा? इतना कहकर उसने मुझे वापस कमरे में धक्का दे दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही कमरे के अंदर बैठी दुल्हन भी बोल उठी, अगर तुम आज रात चले गए तो मैं रो दूंगी। मैं पूरी तरह असहाय हो गया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मैं बस गांव जाकर दादा को देखना चाहता हूँ। मैं भाग नहीं रहा, लेकिन उसने कहा, तुम हूँ परिवार से बाहर जा ही नहीं सकते। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं दरवाजे तक गया और पूरी ताकत से उसे खींचा, लेकिन वह बाहर से बंद था। मैं परेशान होकर सोच ही रहा था कि अब क्या करूं। तभी दुल्हन ने कहा, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। मुझे बाहर निकलने का तरीका पता है। मैं ये सुनकर खुश हो गया, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं अभी नहीं, पहले तुम्हें मेरा घूंघट उठाना होगा। माँ ने कहा है कि यह काम सिर्फ दूल्हा ही करेगा। उसके बाद हमें शादी की रस्म के अनुसार साथ में शराब भी पीनी होगी। मैं बेचैन होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। समय बर्बाद करने का मौका नहीं था, इसलिए मैं जल्दी से उसके सामने पहुंचा और उसका घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह नाराज होकर बोली, हाथ से नहीं, वहाँ रखी हुई लकड़ी की छड़ी से उठाओ। मैं मन ही मन हैरान रह गया। मैंने सोचा ये लड़की कितनी नियमों वाली है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं मेज के पास गया, वह छड़ी उठाई और वापस उसके सामने आ गया। उसी समय मैंने देखा कि उसने अपने दोनों गोरे हाथों से अपने कपड़ों को कसकर पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे भी ज्यादा घबराई हुई है, लेकिन उस समय मेरे पास उसके बारे में सोचने का समय नहीं था। मैंने बिना देर किए छड़ी उठाई और उसके लाल घूंघट को एक ही झटके में ऊपर उठा दिया। तो दोस्तों फिलहाल इस मैनहवा के सिर्फ इतने ही पार्ट्स रिलीज हुए हैं, इसलिए स्टोरी यहीं तक अवेलेबल है। जैसे ही इस